तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना बैलेंस शीट एक वाइड सोर्स है जो हमें क्या बताएगा कि हमारे बिजनेस में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने पैसे नहीं पड़े हुए, और वो पैसे हमने कहाँ पे लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपने जो है ना कर्जा ले लिया है या अपनी जेब से पैसे लगा लिए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? बिजनेस में एसेट्स की सूरत में मौजूद होगा। और वो एसेट हमारे पास किन सिचुएशंस में हो सकता है? एक तो हमारे पास हो सकता है करंट एसेट्स, एक हो सकते हैं नॉन करंट। करंट एसेट हमारे वो एसेट होते हैं जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए अपने परचेज किए होते हैं, जो कि हमारे पास एक साल के अंदर अंदर हमने कन्वर्ट करने होते हैं कैश में। और हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, ठीक है, जो परमानेंट नेचर के होते हैं। अगर हम देखें करंट एसेट्स में, तो हमारे पास कैश आ जाता है जो हमारे पास मौजूद है, तो कैश तो आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, जो हम कहते हैं कि कर्जे पे जब हमने सामान दिया होता है, तो तब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें मार्केट और सिक्योरिटीज आ जाती हैं, जो हम जो है ना एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करते हैं। इन्वेंट्री आ जाती है, जो हमारे पास सामान मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हम इसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास नॉन करंट एसेट्स का जिक्र आ जाता है, तो हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये ऐसी हैं कि जो हम जो है ना इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है कन्वर्ट करने में। और हमारे पास रेडी टू कैश भी नहीं होते, और ना ही कैश के बराबर है कि आपको कि ये मैंने लैंड खरीद ली है तो अभी मैं जाऊंगा और मुझे पूरे पैसे डायरेक्ट मिल जाएंगे। टाइम लगेगा उस पे सेल आउट होने पे, उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, डिफरेंस हमारे पास आ सकता है उसका। लाइबिलिटीज में हमने कहा कि अगर हम कर्जे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक करंट है शॉर्ट टर्म, और एक नॉन करंट है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म के कर्जे हमारे पास वो होते हैं, जैसे हम जो है ना क्या करते हैं, दुकानदार से सामान उठा लेते हैं, उसको कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद आपको मैं पैसे दे दूंगा। सो क्या हुआ कि वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है कि ठीक है, एक हफ्ते के बाद ये पैसे दे देगा, ना उस पर कोई इंटरेस्ट है ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे की जाती है। तो वो हमारे पास जो हमारे पेबल्स होते हैं शॉर्ट टर्म के एक साल के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, हम अपने जो है ना करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। और इसी तरीके से जो अगर हमने एक साल से ज्यादा के लिए कोई कर्जा लिया हुआ है, बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है, वो हमारे पास कहलाती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। थर्ड चीज हमारे पास बच जाती है, दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसमें हमारे पास कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग आ जाता है, कि कारोबार में अपने पैसे अपने लगाए होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास किस सूरत में हो सकते हैं? एक तो हमारे पास शेयर की सूरत है, कि हमने जो है ना क्या किया होगा, शेयर्स इशू किए होंगे, हमारे जो है ना ओनर्स ने शेयर्स परचेज किए होंगे। कौन से किस्म के? कोई प्रेफर्ड शेयर की तरफ गया होगा, प्रेफर्ड स्टॉक भी जिसको कहा जाता है, और कोई कॉमन स्टॉक की तरफ गया होगा, उन्होंने वो परचेज किए होंगे। और कुछ हमारे पास अपने रिटेन अर्निंग होगी, नेम से शो होता है कि रिटेन है हमारे पास, हमने अपने बिजनेस में इन पैसों को रखा हुआ है ताकि हम उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। अब हर बार हम जो है ना कर्जा तो नहीं ले सकते, तो कुछ पैसे तो हम अपने पास भी बचा के रखेंगे जो हमारे फ्यूचर में हमारे काम आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा मेन जो है ना टॉपिक है कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली देखें तो क्या कहता है कि इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज फंड सो दैट इट कैन मीट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हमारे पास जो है ना एक आर्ट है, एक साइंस है। ये आर्ट तो हमारे पास एक स्किल है जिसको जो है ना मैनेज करना होता है हमें इन तमाम चीज़ों को। और साइंस इस तरीके से है कि हमारे पास उसके लिए सोल्यूशन, उसके लिए मेथड्स, उसके लिए स्टेप प्रोसेसेस प्रोसीजर्स गिवन होते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या करना होता है, उन फंड्स को मैनेज करना होता है कि कंपनी के गोल्स हम अचीव कर सके, उसके ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमारा मेन गोल क्या होता है कि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, हमने शेयर होल्डर्स को फायदा देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट हमें क्या बताती है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ मिल गए, फाइनेंस और मैनेजमेंट मिल गए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद क्या हुआ कि फंड्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, हमने उसको कहाँ पे लगाना है, और फिर हमने उसके लिए प्रॉपर किस्म की प्लानिंग कैसे करनी है, और उन फंड्स के रिसोर्सेज जो हमारे पास लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स हैं, इनको हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है कि हम अपने एसेट्स को प्रॉपर तरीके से परचेज कर सकें, कब कितने जो है ना फिक्स्ड एसेट परचेज करें, कितने हम जो है ना क्या कर सके, करंट एसेट्स को परचेज करके अपने बिजनेस को चला सके। क्योंकि बिजनेस में हमारे पास जो है ना क्या होता है या तो कैश की इनफ्लो होगी या आउटफ्लो होगी। तो हमें उसके लिए कैसे यूटिलाइजेशन करनी होगी कि हमारे इनफ्लोज भी बेहतर तरीके से चलते रहें और हमारे आउटफ्लोज भी बेहतर तरीके से चले।
तो हम जो है ना बिजनेस में 3 किस्म के स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक बैलेंस शीट, एक इनकम स्टेटमेंट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट हमने देखा कि हमारे पास बैलेंस शो करता है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये कंपनी की पोजीशन बताता है कि उसके पास कैश कितना मौजूद है, कितना उसके पास एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज उसने इनकर की हुई है और कितना उसके पास शेयर होल्डर इक्विटी मौजूद है। जहाँ पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का जिक्र है, तो नेम से शो हो रहा है कि इनकम के बारे में बताता है कि जब आप अपने सेल्स इनकर कर लेते हो, चीज़ें बेच देते हो, तो उसके ऊपर जितना आपका खर्चा आया होता है वो आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। फिर उसके बाद आपकी जो है जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं कि आपने उसकी मार्केटिंग की थी, आपने एडवर्टाइजमेंट की थी, वो खर्चे हम उससे रिमूव कर देते हैं। फिर हमारे पास हमारा इंटरेस्ट जितना उसके ऊपर आया होता है वो माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमने लोन भी तो लिया था, बैलेंस शीट में हमने शो किया। तो वो उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है, दैट इज नोन एज नेट इनकम। तो हमें जो है ना नेट इनकम जो है ना इनकम स्टेटमेंट से पता चलती है, जिसका हमने कहा था कि दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है रिटेन अर्निंग, एक हमारा हो जाता है डिविडेंड की सूरत में। डिविडेंड हम किसको पे करते हैं? डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, बिकॉज दे हैव शेयर इन द बिजनेस, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको प्रॉफिट मिले। तो जो प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जो पैसे हम फ्यूचर के लिए अपने पास रिटेन रख लेते हैं उनको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। थर्ड, हमने कहा कि हमारे पास जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। नेम से शो हो रहा है कैश फ्लो, कि पैसे आए और गए कहाँ पे। जहाँ पे हम बैलेंस शीट का जिक्र करते हैं, तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कि जो है ना हमारे पास कैश कितना जो है ना मौजूद है, और उसके साथ हम ये भी लिखते हैं कि हमारे पास जो है ना कर्जे पे हमने कितना सामान बेचा, कर्जे पे हमने कितना सामान खरीदा, उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, वो प्योर कैश के बारे में जिक्र करता है कि हमारे बिजनेस में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। जितने हमारे पास जो है ना कर्जों से सामान खरीदा था, कर्जों से सामान गया था, उन सबको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कि लेट से हमने 50,000 के कर्जे पे सामान खरीदा, 30,000 का हमने जो है ना कर्जे पे सामान बेचे, तो बैलेंस शीट में वो हमने सारा का सारा लिख दिया अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल की सूरत में। लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगे तो हम इन चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रियल में पैसे तो नहीं मौजूद। जिस दिन हमारे पास पैसे आएंगे, हम उसको उस तरीके से नोट करेंगे कि हाँ अब हमारे पास क्या हो गया, पैसे मौजूद हैं, और हम इन पैसों को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तब हम उन चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है ना कंपनी के पास कौन कौन से जो है ना अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास। तो हम कहते हैं कि कंपनी अपने यूज के मुताबिक देखेगा कि वो जो है ना कौन से सोर्सेज को कब इस्तेमाल करेगा, कब उसको शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए, कब उसको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। तो उसके लिए कहता है कि कंपनी का एक एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर हमें जब बनाना होगा, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने कहा ना कि डेट टू इक्विटी रेशो, कि कितना कर्जा, कितना आपने अपने जेब से पैसे लगाए हुए हैं, वो मेंटेन करने के लिए हमें क्या कहा कि सुटेबल बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग, कि आपके पास प्रॉपर एक तरीके का होना चाहिए, नहीं कि आपने सारा का सारा शॉर्ट टर्म का कर्जा ले लिया, या फिर सारे के सारे पैसे के लिए बस आप बार बार बैंक जा रहे हो और बैंक से पैसे लिए जा रहे हो। आपने प्रॉपर एक सेटअप बनाना होगा कि कब कितने पैसे बैंक से, कब कितने पैसे आपने क्या करने हैं, कि जो है ना ट्रेड रिसीवेबल्स इस किस्म के अकाउंट्स क्रिएट करने हैं शॉर्ट टर्म के। सेकंड, हमने कहा कि एबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, कि आपके पास जो है ना कितने कैश मौजूद है कि आप डेली रूटीन के खर्चे भी पूरे कर सको। अब ये नहीं कि आप सारे के सारे कर्जों पे चलते रहो, कुछ पैसे तो आपके पास भी होने चाहिए कि आप रनिंग एक्सपेंसेस भी पूरे कर सको। बिजनेस सिर्फ ये तो नहीं है कि आप प्लांट खरीद लोगे, मशीनरी खरीद लोगे, बल्कि आपके डे टू डे खर्चे भी तो हो रहे होते हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैश एक्सपेंसेस के जो है ना होते हैं हमारे, तो वो उसके लिए भी कुछ पैसे अपने पास रखने पड़ते हैं। थर्ड, हमने कहा कि सुटेबल बैलेंस बिटवीन इक्विटी फंड रेज थ्रू द सेल्स ऑफ ओनरशिप इन द बिजनेस एंड फ्रॉम डेट बोरोड फंड इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, कि अब हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा कि कितने कर्जे से पैसे होने चाहिए, कितने अपनी जेब से। कि अगर मैं क्या करता हूँ कि 50% अपनी जेब से लगाता हूँ, 50% मैंने कर्जा ले लिया, तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर नजर आता है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 80 कर देता हूँ, और इसको जो है ना मैं 20 छोड़ देता हूँ, तो क्या हुआ कि डेट मैंने कर्जा जो है ना 80% ले लिया और अपनी जेब से 20% लगा दिया। अब अगर मैं बैंक जाऊंगा तो मुझे कोई लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा?
क्योंकि उसको वहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो है ना ऑलरेडी 80% तो कर्ज़े पे बिज़नेस चल रहा है। तो इसका सीरियसनेस लेवल क्या होगा? वो तो ना होने के बराबर होगा, क्योंकि दूसरों के पैसों से ही कारोबार किए जा रहा है। तो इसीलिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। हमें 30-70 चाहिए, हमें जो है ना 40-60 चाहिए। कौन-सा स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, हम उसके बारे में क्या करते हैं डिसीज़न मेकिंग करते हैं, कि हमारे लिए कौन-सा स्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपर हम जो है ना कैसे सेटअप बना सकते हैं कि कितना हमें कर्ज़ा लेना है और कितना अपनी जेब से पैसे लगाने हैं उस बिज़नेस में। तो उसके बारे में डिसीज़न मेकिंग हमारे लिए एक नेक्स्ट स्टेप हो जाता है जो हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल जो मैनेजर है हमारा, उसका क्या रोल होगा? तो फाइनेंशियल मैनेजर तो सारा का सारा काम उसी का है, क्योंकि फाइनेंस का बंदा है तो फाइनेंस वाला यही काम करता है कि वो जो है ना सिर्फ इसके लिए तो नहीं बैठा हुआ कि वो नंबर्स पुट करता जाए और बस लिखता जाए कि जी इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, बल्कि उसका मेन काम क्या है? कहता है कि दे नेवर लूज साइट ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इट्स ओनर्स। कि इसका मेन काम क्या है? उसके जो है ना ओनर्स के लिए वैल्यू इंक्रीज करना कंपनी की, मेजर्ड बाय शेयर प्राइस और वैल्यू ऑफ स्टॉक। और उसकी मेजरमेंट कहाँ से होगी? वो यहाँ से होगी कि वो जो है ना अपने शेयर्स की प्राइसेस को इंक्रीज करेगा, और या फिर क्या करेगा कि वैल्यू उसकी इंक्रीज करेगा, मींस कि उसके जो है ना कंपनी की वर्थ इंक्रीज हो, कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे। शेयर होल्डर की कंपनी का जो है ना प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए, वो ज़्यादा अर्न कर सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर एक ऐसा बंदा होना चाहिए, जिसके पास कंपनी की फुल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक प्रॉपर लीडरशिप स्किल्स होंगे उसके पास, कि वो इस तरीके से तमाम रिसोर्सेज़ को मैनेज करे कि कंपनी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और वो अपने जो है ना डेली रूटीन एक्सपेंसेस भी ऐसे मीट करें कि कंपनी बार-बार फंड्स और लोन्स के लिए ना जाए, बल्कि वो अपने बिज़नेस को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके और उसको ऑपरेट कर सके। इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि उसका मेन काम क्या हुआ, कि की एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल मैनेजर की क्या हुई? कहता है कि प्राइमरी गोल के लिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे पास डिसीजन होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हमने फाइनेंशियल मैनेजर का रोल कहा, तो पहला काम उसका क्या होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, कि वो देखेगा कि कंपनी कितने रेवेन्यूज़ जनरेट करेगा, ठीक है? एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे कितने करेगा एसेट्स के ऊपर, और फिर फाइनेंसिंग नीड्स ओवर अगेन ओवर अ गिवन पीरियड, कि कंपनी साल के दौरान उसके डिफरेंट खर्चे इनकर हो रहे होते हैं। तो अब वो उसके लिए फंड्स कहाँ से जनरेट करेगा? अब ये तो नहीं है कि बस हर बार कर्जे के लिए जाएगा। कब किस वक़्त जो है ना कर्जा, कब किस वक़्त अपनी जेब से पैसे लगाने, इन चीज़ों के बारे में वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करेगा और इन चीज़ों को मैनेज करेगा। सेकंड हमने कहा इन्वेस्टमेंट, जिसके साथ लिखा हुआ है स्पेंडिंग फंड्स, कि वो जो है ना पैसे कहाँ पे लगाएगा, किन प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएगा। अब ऐसे ना हो कि वो जो है ना कुछ ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा ले कि जिसमें जो है ना प्रोबेबिलिटी आपके पास ये हो कि 80 टू 90% पैसे डूबने के चांसेस हो, और वो कहे कि जी हम तो ये सोच के लगा रहे हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो दैट इज टोटली रॉन्ग। वो क्या करेगा? रिस्क को कैलकुलेट करेगा कि कितना रिस्क उसको लेना चाहिए, कितना रिस्क उसको नहीं लेना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा? फंड्स इन्वेस्ट करेगा उस बिजनेस में। थर्ड हमने कहा फाइनेंसिंग डिसीजन, रेजिंग फंड्स, क्योंकि फाइनेंस की डेफिनेशन यही है कि एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, के पैसे कहाँ से लेने, कहाँ लगाने। तो फाइनेंशियल मैनेजर इसके बारे में भी देखेगा कि टाइम टू टाइम उसको कब कर्जा लेना है, कब उसको जो है ना इक्विटी लगानी है, और इस चीज़ को भी नज़र में रखेगा कि उसका वो स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब ना हो। कैपिटल स्ट्रक्चर की डेट ज़्यादा ना हो जाए, इक्विटी ज़्यादा ना हो जाए। तो उन दोनों को बैलेंस चलाने के लिए वो क्या करेगा? इन 3 चीज़ों को परफ़ॉर्म करेगा कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, कहाँ पे लगाएगा, और कब किस वक़्त इसको ज़रूरत पड़ेगी, अपने तमाम खर्चों के लिए वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेगा। तो इसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात इसने कही हुई है। कहते हैं कि सिनेरियो एनालिसिस बेस्ड ऑन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल टू एनालाइज़ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि हमारे रिस्क और रिटर्न में हमेशा जो है ना ट्रेड ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि या तो आप जो है ना चाहते हो कि मुझे एक सेफ रिटर्न मिलता रहे, तो फिर तो ठीक है, आप रिस्क की तरफ जाओ ही मत, बैंक में पैसे रखवा दो, आपको एक सेफ अमाउंट मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप जो है ना क्या करोगे कि रिस्क की तरफ जाओगे, तो फिर आपके लिए जो है ना क्या हो जाएगा कि आप जो है ना देखोगे कि आपके पास जो है ना प्रोबेबिलिटी रिस्क इंक्रीज हो गई, हाई रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपके पास जो है ना लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे।
ठीक है, तो या आप अपने पास आराम से बैठ जाओगे, रिस्क को इग्नोर कर दोगे, या फिर आप जो है ना कहोगे कि मैं जो है ना क्या करता हूँ, रिटर्न की तरफ जाऊंगा, हाई रिटर्न की तरफ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क को नहीं देखना पड़ेगा कि आपको कि जी मैं जो है ना रिस्क बचा भी लूँ और जो है ना मैं प्रॉफिट भी गेन कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो इसके लिए हमारे फाइनेंशियल मैनेजर के पास कौन कौन से सोर्सेज मौजूद है जहां से वो फंड्स जनरेट कर सकता है। तो एक हमने अभी कहा कि डेट है, डेट कैपिटल, और एक इक्विटी कैपिटल, कि ये दो सोर्सेज ये इस्तेमाल कर सकता है। डेट हमने कहा, लाइबिलिटी भी इसको कहा जाता है, डेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी। तो डेट हमारे पास क्या हुआ, कर्जा हुआ, वो लोन ले सकता है, वो जो है ना क्या कर सकता है, बॉन्ड्स इशू कर सकता है, वहां से पैसे जनरेट कर सकता है। ठीक है, जबकि हमारे पास इक्विटी क्या है कि आप कंपनी के शेयर्स इशू कर देते हो और उसके बदले में लोगों से पैसे लेते हो, और जब आपको पैसे मिल जाते हैं तो आप उनके बदले में उनको डिविडेंड पे करते हो। तो डेट पे आप इंटरेस्ट पे करोगे क्योंकि आपने कर्जा लिया हुआ है, और जहाँ पे इक्विटी आ जाता है तो वहां पे आपने क्या किया था, शेयर्स बेचे थे, कंपनी का हिस्सा बेचा। तो शेयर्स के बदले में हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम जो है ना इसकी एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होगी कि हम जो है ना जब शेयर्स खरीद रहे हैं तो डिविडेंड हमें पे किया जाएगा। तो एक और बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि जो हमारे पास जो है ना ड्रॉबैक, हमारे पास जो बोरोइंग किया है, वो कहता है कि इंटरेस्ट मस्ट बी पेड टू द लैंडर, where a failure to pay interest or repay principal can result in default and bankruptcy. But the interest paid on debt is typically tax deductible and cost less than other sources of capital. ठीक है, कि हमारे पास जो है ना क्या हुआ कि जब हम जो है ना कर्जे की तरफ जाते हैं, डेट को इनकर करते हैं, तो फिर उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो हर हाल में दोगे और उसके पैसे भी उसको दोगे, और अगर उसको पैसे नहीं दे पाए तो कंपनी डिफॉल्ट हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है। जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो कंपनी के एसेट्स बेच दिए जाएंगे और फिर सबसे पहले कर्जदारों को उनके पैसे दे दिए जाएंगे। तो हमने कहा कि इंटरेस्ट पेमेंट जो हमारे पास जनरेट होते हैं, इन पे जो है ना क्या है, टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। ठीक है, कि उनसे जो है ना टैक्स रिमूव होता है। तो हमारे पास इसकी कॉस्ट कम होती है। जब हम जो है ना शेयर्स की तरफ जाते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है कि जो है ना टैक्स वगैरह नहीं लगते। इसमें हमारे पास टैक्स लगता है कि हमने इंटरेस्ट पे किया तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जबकि हम कैपिटल की तरफ जाएं तो उसमें इक्विटी की तरफ वहां पे ये चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिटेन अर्निंग और ये जब हमारे पास नेट इनकम आता है तो ऑलरेडी उससे टैक्सेस रिमूव हो चुके होते हैं। तो कहते हैं कि इक्विटी बड़े आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं, बस शेयर इशू कर लो, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, पैसे ले लोगे। और सबसे बड़ा फायदा भी इसका यही है कि हमें जो है ना कर्जारों के जो है ना कर्जे के अंदर जो है ना बोझ तले नहीं डूबे होंगे, बल्कि हम रिलैक्स होंगे। हमें उनके शेयर्स, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो पे करेगा, कंपनी ने कुछ कमाया नहीं है तो उसको कुछ देगा भी नहीं। तो वो जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जब आप इतने ज्यादा शेयर्स वगैरह इशू करते हो, सबको उसका राइट देना शुरू कर देते हो, तो कंपनी की मैनेजमेंट उस तरीके से स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बिजनेस क्या करता है कि वो फिर जो है ना शेयर्स इशू नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि जो पैसे मैंने अपने पास रखे हुए, रिटेन किए हुए हैं, मैं उसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो वो रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल करके जो कारोबार खुद कमा रहा है वही पैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर ना किसी का हिस्सा हुआ, ना ही फिर उसमें जो है ना क्या होता है, किसी का लोन था कि हम उसको पे करें तो वो उसको एक फैसिलिटी वहां से मिल जाती है। तो हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ फाइनेंस जब हम क्लासिफाई करते हैं तो टाइम और मेच्योरिटी के बेसिस पे, कि टाइम या मेच्योरिटी, मेच्योरिटी भी उसको कहते हैं कि जब आपके पास जो है ना सोर्सेज जो हमने लिए हुए हैं, ठीक है, या बॉन्ड्स खरीदे थे या लोन लिया हुआ था, तो उसका जब टाइम पूरा हो जाता है, लेट से 5 साल का लोन था और 5 साल पूरे हो गए, तो इसको हम कहते हैं मेच्योर। ये बॉन्ड मेरे पास मेच्योर हो चुका है, अब आप उसके इनिशियल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। तो कहते हैं कि दो फाइनेंसिस के सोर्स हमारे पास आ जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म का फाइनेंसिंग सोर्स हमारे पास आ जाता है। शॉर्ट टर्म सोर्सिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने कहा कि लेस देन ईयर जो है ना उसकी टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, इसको हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट में हमने कहा कि हमारे पास कहाँ आएंगे, करंट लाइबिलिटीज में शामिल होंगे, जिसको हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स के लिए खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हमें कैश ऑन हैंड चाहिए तो हम उसके लिए कर लेते हैं। ठीक है, हमें जो है ना कर्जा चाहिए तो हम उसके लिए जो है ना कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कोई सामान वगैरह उठाना हो, इन्वेंट्री लेनी हो, ठीक है, सामान लेना हो, तो उसके लिए हम उसको सोर्स करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना क्या करता है, किसी के बेसिस पे मिलती है कि आपकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, आप इतने रिलायबल हो, आपको कर्ज दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। ठीक है,
और फिर वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि अच्छा ठीक है आपके साथ ऑल टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसके बेसिस पे वो क्या कर देगा, आपको कर्जा असाइन करेगा। और अगर आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना अच्छे नहीं है, आप कर्जे जो है ना लेट पे कर रहे हो, तो वो बंदा आपको जो है ना लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। वो आपको कहेगा कि नहीं, ऑन कैश हम आपके साथ जो है ना डील कर सकते हैं, हम आपके साथ जो है ना लेट डिले पेमेंट्स नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना ये सोर्सेज मौजूद हैं, ट्रेड क्रेडिट, बैंक लोन्स, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, ऑपरेटिंग लीज और फैक्टरी डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स। ट्रेड क्रेडिट हमने कहा था कि हमारे पास वो होता है कि जैसे आप दुकानदार से सामान उठा लेते हो तो आप उसको कहते हो एक दो दिन के बाद पैसे दे दूंगा, हफ्ते के बाद, 10 दिन, 15 दिन के बाद मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। तो इस पे आपका ना इंटरेस्ट लगता है ना कुछ लगता है, और आप इजीली जो है ना वहां से सामान उठा के आ सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपकी उसके साथ एग्रीमेंट क्या है, अरेंजमेंट क्या है, और वो आपको जो है ना कितने अमाउंट तक पैसे देता है कि चलो ठीक है इतने अमाउंट तक आप सामान मुझसे उठा लो, मैं जो है ना खैर बाद में आप मुझे पेमेंट कर देना। तो वो आपको वो फैसिलिटी किस चीज़ पे देगा, आपके साथ उसकी जो है जो कंडीशन जो टर्म्स होंगे उसके बेसिस पे वो आपको पेमेंट्स करेगा कि आप जो है ना खैर इतने दिनों के बाद हमें पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो है ना कंडीशन अच्छी नहीं है या आपके टर्म्स अच्छे नहीं है, तो फिर आपको जो है ना ट्रेड क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा हमने क्या कहा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप जो है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो। तो कंपनीज जो है ना ज़्यादातर ट्रेड क्रेडिट की तरफ जाती है, ठीक है, जिसको हम जो है ना क्या कहते हैं, अकाउंट्स पेबल भी कहा जाता है। बैलेंस शीट में हमने कहा कि जब हमारे पास करंट लायबिलिटीज आती है, तो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास अकाउंट्स पेबल आता है कि हमने कर्ज पे सामान खरीदा, तो वो पैसे हमने उसको अदा करनी है, दैट बिकम्स अकाउंट्स पेबल। फायदा क्या हुआ कि आपकी कंपनी का प्रोसेस चलता रहता है, आपके पास अभी पैसे मौजूद नहीं है, सामान उठा लो, एक्टिविटीज चलाते रहो, ठीक है। और फिर जब आपको जो है ना इस किस्म की अवेलेबिलिटी होती है कि आप जो है ना कर्जे पे सामान भी ले सकते हो, तो आपकी परचेजिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है, आप अपने इस्तेताद से ज़्यादा परचेज कर सकते हो सामान अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। और इस पे इंटरेस्ट भी नहीं होता, और कोई इसके पीछे गिरवी सामान नहीं रखना पड़ता, कोलेटरल नहीं रखना पड़ता कि आप एक हफ्ते के लिए कोई चीज़ हमारे पास गिरवी रखवा दो तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये कंडीशंस भी उसमें नहीं होती। नुकसान हमारे पास क्या हुआ कि कर्जे पे जब आप सामान लोगे तो कंपनी की हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, और ये कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है। कोई भी फिर आपको लोन असाइन नहीं करता, वो कहता है कि यार ये तो हर वक्त जो है ना कर्जे पे ही सामान उठा रहा है, कैश पे तो कुछ उठाता ही नहीं है। जिसकी वजह से एक तो जो है ना वो आपको डिस्क्रेडिट कर देंगे कि यार ये बंदा जो है ना इसकी आदत खराब होगी, अब हर बार कर्जे की तरफ जा रहा है। और दूसरा, आपको अगर कोई डिस्काउंट भी पहले वो देते थे, अब वो भी नहीं देंगे कि एक तो ये फैसिलिटी दे रहा हूँ कि कर्जे पे सामान दे रहा हूँ, ऊपर से डिस्काउंट किस चीज़ का मांग रहे हो, तो वो फैसिलिटी भी खत्म हो जाती है। और फिर इन तमाम कर्जों के लिए फिर आपको एक बंदा भी रखना पड़ेगा, जो क्या करेगा कि वो इसका रिकॉर्ड रखेगा कि कितने कर्ज पे हमने सामान लिया हुआ है, किस किस को किस वक्त पैसे देने हैं। तो इन चीज़ों का हिसाब किताब रखना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास दूसरा सोर्स जो कहते हैं कि वो बैंक लोन्स है। आप बैंक से भी कर्जा उठा सकते हो, ठीक है, कि एक खास चीज़ आइटम खरीदने के लिए आप बैंक के पास जाते हो, वो आपको जो है ना वो चीज़ परचेज करके देता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए आप उसकी जो है ना पेमेंट डिसाइड कर देते हो, तो रेंटल पेमेंट्स उसको करते रहते हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है। सो कहता है कि आपके पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या करती है, उसके फंडिंग सोर्सेज करती है, जिसमें कहता है कि अगर हम देखें तो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लोन भी मौजूद हैं, ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म में आते हैं कि 3 साल 10 साल के लिए आप कर्जा लेते हो, या फिर 1 साल के लिए कोई चीज़ जो है ना बैंक के थ्रू परचेज कर ली है, या जो है ना आपने उसको कहा कि मैं जो है ना 1 साल के लिए मुझे कर्जा दे दे, तो वो आपको कर्जा प्रोवाइड कर देता है। तो वो भी हमारे पास एक सोर्स होता है। लेकिन फ़ायदा तो एक ये हो जाता है कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं कि आपके पास पैसे आ जाते हैं कर्जा मीट करने के लिए, और आपको जो है ना राइट भी नहीं देना पड़ता, मल्कियत भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म के जितने भी कर्जे आप बैंक से लोगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी को उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता कि वो 1 साल के लिए आपको कर्जा दे, तो कंपनी को क्या फ़ायदा? वो तो अभी आपके पैसे उसने कहीं इन्वेस्ट किए नहीं होंगे, और फिर आप जो है ना आप पेमेंट्स कर वापस माँगोगे। दूसरा, हमने कहा कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा प्रोसेस काफ़ी कार्रवाइयाँ वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती हैं कि आपको वो लोन सैंक्शन कर दिया जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि बैंक लोन हमारे लिए अच्छा है शॉर्ट टर्म का, लेकिन एक्सपेंसिव सोर्स है, ट्रेड क्रेडिट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर कुछ कंपनीज को जो है ना जो है ना लाइन ऑफ क्रेडिट मिलता है। लाइन ऑफ क्रेडिट हमारे पास कहता है कि इज एन एग्रीमेंट
the legal agreement between financial institution and the borrower, setting out the conditions of a credit line. Once signed, the agreement are required for the financial institution to lend money to the borrower, provided that the borrower does not break the conditions. ठीक है कि एक खास ड्यूरेशन तक आपको एक एक्स्ट्रा लिमिट ऑफ फंड्स प्रोवाइड कर देता है कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक इंडिविजुअल को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप जब क्रेडिट कार्ड परचेज करते हो तो आपको 50,000 1 लाख तक जो है ना आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है। तो आप वो पैसे इन्वेस्ट कहीं पे भी लगा सकते हो, लगा स्पेंड कर सकते हो। लेकिन क्या होगा कि जितने आपने पैसे लगाए होंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे अगर आपने अपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो पेमेंट ना की। तो क्या हुआ, ये भी आपके पास एक सोर्स हो गया। तो इसी तरीके से बैंक्स भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी बिजनेसेस को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। उस अमाउंट तक आप एक्स्ट्रा जो है ना स्पेंडिंग कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपने 1 साल के अंदर उसकी पेमेंट्स करनी होती है। तो ये भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ फंड हो जाता है कि आपके बिजनेस को फिर ये भी पता चल जाता है कि मुझे फ्यूचर में अगर पैसों की जरूरत है तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट इतनी मौजूद है सेफ साइड पे, जिसको मैं किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फ़ायदा क्या हुआ? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि मनी बारो